नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को पुलिस की मौजूदगी में कैमरे के सामने अंजाम दिया गया था। जांच में हत्या, हत्यारों और अतीक अशरफ को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब एक नया खुलासा सामने आया है। ऐसा खुलासा जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। खुलासा यह हुआ है कि माफिया अतीक अहमद प्रयागराज के करेली समेत कुछ इलाकों में मुस्लिम बस्ती बसाना चाहता था। वो कुछ साल से इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने के लिए जमीनों पर कब्जा भी करवा रहा था। इसके लिए लगातार उसके गुर्गे जमीनों पर कब्जा करने में जुटे थे। वो अपने शूटरों को भी इन्हीं इलाकों में बसाना चाहता था ताकि उसका दबदबा और सुरक्षा कवच बरकरार रहे। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, डेमोग्राफी बदलने से क्या हो जाएगा? देखिए, अभी जो भारत में लोकतंत्र है तो दो शब्दों की चर्चा करना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का डेमोक्रेसी के साथ सीधा संबंध है। इसको समझने के लिए पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के परसेंटेज को समझना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रदेश में किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या का परसेंटेज जो होता है वही वहाँ पर उसके जो लोकसभा या विधानसभा में प्रतिनिधित्व का आधार नहीं हो सकता। उसके लिए डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी के बीच के संबंध को समझना जरूरी होता है, क्योंकि डेमोग्राफी का जो कंसंट्रेशन है वो मायने रखता है कि वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व कैसा होगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी भी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम जनसंख्या है उसका कंसंट्रेशन अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़्यादा है। किसी लोकसभा सीट पर अगर मुस्लिम जनसंख्या 60% है तो वहाँ पर जीत की संभावना भी 90% से ऊपर होती है, क्योंकि मुस्लिम हिंदुस्तान में टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। अब टैक्टिकल वोटिंग का मतलब ही होता है कि जो किसी पार्टी विशेष जिसको वो टारगेट कर रहा है उसको हराने वाली पार्टी होगी, उसी को वो वोट देंगे। अब ये डेमोग्राफी चेंज करने की बात क्यों उठी? इस बीच मुस्लिम गैंगस्टरों की बात है, ये अतीक अहमद की बात नहीं है। अतीक अहमद इसका एक ऐसा मतलब मास्टरमाइंड था जिसने उत्तर प्रदेश के दूसरे गैंगस्टर और कुछ बड़े नेता और मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को इकट्ठा कर रहा था। कॉन्स्पिरेसी उसकी थी और उसमें कुछ और लोग शामिल हो रहे थे। मतलब उत्तर प्रदेश में कई पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही थी। तो डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी के बीच के इस अंतर को उसने पाटने की कोशिश की। जैसे अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बात करें और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बिखरी हुई है, अगर हर जगह पर 10,000 से 8,000 के बीच मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो हर विधानसभा में मुसलमानों के वोट की औकात खत्म रहेगी। लेकिन अगर वही 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, उसमें से मुस्लिम पॉपुलेशन 2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ जाए, वो दूसरे जगह के लोग उन्हीं 2 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग बस्तियां बसाकर बस जाएं और वहां पर उनका पॉपुलेशन 25% से ऊपर हो जाए, तो वो उनका जो वोट होगा वो डिसिसिव वोट होगा, निर्णायक वोट होगा, जिससे वो किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी इन मुस्लिम गैंगस्टरों ने मुस्लिम ठेकेदारों को, जैसे मौलाना मौलवी, सबके साथ मिलकर करना शुरू कर दिया था। इसके लिए प्रयागराज एक एक्सपेरिमेंटल जगह थी। जो करेली की बात कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहां से इसकी शुरुआत की जानी थी कि अगर प्रयागराज की बात करते हैं, एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर 7-8 विधानसभा क्षेत्र होंगे, तो किन विधानसभा क्षेत्रों में हमें डेमोग्राफी चेंज करना है और वहां पर मुस्लिम विधायक को वहां से चुनना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वहां से पहले दूसरे जो मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोग हैं, जिसमें से हिंदुओं की ही बात होती है, तो उस क्षेत्र में सबसे पहले इनकी घुसपैठ कैसे होगी, इसके लिए
वहां पर खौफ का माहौल तैयार किया जाएगा, डर का माहौल तैयार किया जाएगा, और फिर उस पूरे गली में अगर एक गली में हुआ तो वहां पर 3-4 मुसलमानों को पहले जमीन खरीद के, मकान खरीद के बसाया जाएगा। और उन 3-4 मुसलमान कौन होंगे? वो होंगे जो अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर के गुर्गे होंगे। वो अपने मकान में जमावड़ा लगाएंगे, वहां के आसपास के लोगों को डराएंगे और फिर उन्हें मजबूर करेंगे कि वो अपना घर छोड़ के मकान बेचकर दूसरे मोहल्ले में, दूसरे क्षेत्र में चले जाए। फिर उन जगहों पर दूसरे मुसलमानों को लाकर बसाने की प्रक्रिया शुरू होगी और वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो जाएगा, जिससे वो बाद में क्या करेगा कि वो अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को वहां से विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाए और फिर उस विधानसभा का विधायक वो मुस्लिम हो जाएगा। यानी कि डेमोक्रेसी में अगर बात करते हैं डेमोग्राफी की, तो किसी भी आधार पर किसी भी वर्ग विशेष की या फिर जातीय आधार पर जाति विशेष की जनसंख्या की बात हो तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी वर्ग विशेष की 10% जनसंख्या है और वो 10% जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में बिखरी हुई है, यानी कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वो 5,000 से 2,000 के बीच हैं, तो वैसी स्थिति में उनका दबदबा कभी भी कायम नहीं हो सकता। और यही डेमोक्रेसी का एक दूसरा बड़ा आधार है जो डेमोग्राफी के रास्ते से चलता है। इसीलिए अगर किसी भी वर्ग विशेष की किसी भी राज्यों में जो ध्रुवीकरण किया जाता है, उसकी बात की जाती है, तो वो जो कंसंट्रेटेड हैं उन कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों को ही टारगेट किया जाता है। जैसे बिहार की बात हो और उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार में अगर मुसलमानों की बात होती है तो वो सीमांचल के इलाकों की बात होती है। इसलिए ओवैसी जैसे जो लोग हैं जो मुस्लिम राजनीति करते हैं, वो सीमांचल के क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करते हैं और वहां से उसके उम्मीदवारों की जीत होती है। उसी तरीके से अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो चुनता है कि किन किन जगहों पर 30% से ऊपर, किन जगहों पर 40% से ऊपर और किन जगहों पर 50 से 60% के बीच मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये डेमोग्राफी है। अगर जहां 50 से 60% मुस्लिम जनसंख्या है वहां पर वो लगभग जीत को सुनिश्चित मानता है जो मुसलमानों को अपने साथ मिला सकता है। तो ये आधार इन लोगों का था जिसमें अतीक अहमद एक एक्सपेरिमेंट के तहत करैली को चुना था। यानी सब राजनीतिक फायदे के लिए था। दोनों तरह के फायदे होते हैं। बिना राजनीतिक फायदे के गैंगस्टर नहीं पैदा हो सकता। अगर किसी भी गैंगस्टर के ऊपर से राजनीतिक हाथ उड़ जाएगा, राजनीतिक लोगों का संरक्षण नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पर वो पैदा ही नहीं हो सकता। बढ़ने की बात ही अलग है। जैसे 2017 के पहले और 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदली है, उस पर ध्यान देने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कितने नए गैंगस्टर पैदा हुए। कोई भी ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम कोई ले ले कि 2017 के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजनीतिक कद प्राप्त किया हो या फिर उसने उस क्षेत्र पर वर्चस्व प्राप्त कर लिया, जो भी 2017 के बाद है वो यही है कि जो पुराने गैंगस्टर थे वो जेल के अंदर जाने लगे। यानी कि राजनीतिक संरक्षण खत्म हुआ, गैंगस्टर माफियागिरी गुंडागर्दी खत्म हुआ। तो इन दोनों के बीच आप अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच अगर अंतर नहीं रहेगा तो फिर ये बात समझना मुश्किल हो जाएगा कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी या उत्तर प्रदेश के जितने मुस्लिम गैंगस्टर थे ये मौलाना मौलवियों के साथ मिलकर कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जिसके कारण आज जब अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या हुई है और उसके पूरे गैंग के ऊपर योगी सरकार ने अंकुश लगाना शुरू किया है, तो ये लोग क्यों परेशान हैं? क्यों तौकीर रजा को तकलीफ हो रही है? क्यों मदनी को तकलीफ हो रही है? क्योंकि मारा जो गया है वो तो एक गैंगस्टर है। वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ वो वैसा काम नहीं करता था। अतीक अहमद ने जो 17 साल की उम्र में पहली हत्या की थी वो भी एक गैंगस्टर की ही हत्या की थी। उसका नाम था चांद बाबा। वो भी एक मुस्लिम गैंगस्टर था जिसके खिलाफ
अतीक अहमद को खड़ा किया गया था, जिसने उसकी मर्डर करने के बाद अपना एक वर्चस्व कायम किया, एक गैंगस्टर को मारकर खुद गैंगस्टर बना। तो ये गैंगस्टर के बीच ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक बातें देखी जाती है, लेकिन जब वर्चस्व में हो तो उसके बाद अपना राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए राजनीति का सहारा लिया जाता है, जो इन लोगों ने लिया। जब बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों को लगने लगा कि अब जो माफिया संरक्षण दे रहे हैं राजनीति में, उन माफियाओं को ही राजनीति में अगर ले जाया जाए तो फिर वो दूसरी पार्टियों को संरक्षण कैसे देंगे। ये हर क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति रही है। जबकि कांग्रेस के समय में शुरुआती दौर में ये हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, और राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ उसमें राजनीतिक को अपराधियों का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन दूसरे स्तर पर जब क्षेत्रीय पार्टियों ने इसको देखा कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं वो उन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और वो अपराधी उनके लिए वोट जुटा रहे हैं, इन पार्टियों ने क्या किया, उस अपराधियों को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जो कि कांग्रेस के संरक्षण से मुक्त हो गए और खुद नेता बनने की चाहत रखने लगे। यानी कि अपराधियों का राजनीतिकरण किया गया, जो अपराधी थे उसको राजनीति में लाया गया। और ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हिंदुस्तान की रही है, ये सबके अंदर की ये प्रवृत्ति देखने को मिली है। पहले कांग्रेस ने उसको संरक्षण दिया और फिर बाद में इन क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से छीनकर इन अपराधियों को अपने पास रख लिया। तो अपराध और राजनीति ये दोनों जो है, ये उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले और 2017 के बाद की स्थिति को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच कितना गहरा संबंध होता है। अगर 2017 के बाद 183 इनकाउंटर हुए हैं तो वो सामान्य लोगों के नहीं हुए हैं, वो उन्हीं अपराधियों के हुए हैं। अगर 10,999 से ज़्यादा इनकाउंटर यानी मुठभेड़ में कुछ घायल हुए हैं तो वो अपराधियों के ही हुए हैं। और इतने के बावजूद जो कई बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, कहीं न कहीं उनका नेटवर्क ध्वस्त करने की कोशिश है, और जो बाहर रह के जेल के अंदर नहीं गए उनका इनकाउंटर भी हुआ। तो ऐसे में अपराधियों को जब संरक्षण मिलना बंद हुआ तो नए अपराधी पैदा होना कम हो गए। तो इसलिए राजनीतिक संरक्षण के बिना अपराध संभव नहीं है, और इन लोगों ने वही राजनीतिक संरक्षण के आधार पर ये पूरे उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की। अब उन जगहों को देखें जहां पर पूरी तरीके से मुस्लिम जनसंख्या होती, क्या फिर उन जगहों से रामनवमी के जुलूस निकाले जाते, शोभा यात्राएं निकाली जाती? वहां पर जाते ही ये कह देते कि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, यानी कि जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाने लगा है। तो उत्तर प्रदेश में जो कई पाकिस्तान बनाने की प्लानिंग चल रही थी, अतीक अहमद और उसके पूरे दूसरे गैंगस्टर मुस्लिम जो हैं उसके साथ मिलकर, इसी बात की जानकारी मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम गैंगस्टरों के ऊपर ज़्यादा तेज नज़र रखने की बात पुलिस को कही थी, और उसी का नतीजा है कि अतीक अहमद का पूरा गैंग खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी की बारी है, और उसके अलावा जो इनको संरक्षण देने वाले जितने बिल्डर हैं जो अभी पकड़े जा रहे हैं, जो कि आर्थिक रूप से संरक्षण देते थे, जो इसके ब्लैक मनी को वाइट करते थे, ये सबके ऊपर अब कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो सुना आपने, अतीक अहमद की पूरी प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाने की। आपको बता दें, अतीक गैंग के अब तक कई लोग ढेर किए जा चुके हैं। वहीं शाइस्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शाइस्ता को ढूंढने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिए हैं। वहीं अतीक का शूटर गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश जारी है। इस बीच खुलासा हुआ कि अतीक प्रयागराज में मुस्लिम बस्ती बसाना चाहता था। राजनीतिक फायदा और चुनाव में लाभ के लिए करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसके लिए एक बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गे ने कब्जा कर लिया था। ये खुलासा यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने किया। इस तरह की कई स्ट्रैटेजी इस गैंग की थी, जिसे योगी सरकार और एसटीएफ ने मिलकर नाकाम किया है। किस्सा यूपी का। मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।